हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। दिस पोएम इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ह्यूमरस पोएम because it describes some of the unique ways to identify wild animals. वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने के, उनको आइडेंटिफाई करने के बहुत ही यूनिक तरीके बताए हैं पोएट ने इस पोएम में। और इन एनिमल्स के कुछ बहुत ही यूनिक फीचर्स भी बताए गए हैं। So let's start and enjoy this poem and discuss its extract based questions. So here is the first stanza of the poem. It says, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. तो इस स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने एशियन लायन के यूनिक फीचर्स को बताया है, उसको आइडेंटिफाई करने के तरीके को बताया है। और वो कह रहे हैं कि इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर आप बाय चांस कभी जाते हैं तो जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट में यानी पूर्व के जंगलों में, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और अगर वहाँ पर उन जंगलों में आपकी तरफ कोई बड़ा सा और टॉनी मीन्स ब्राउनिश येलो कलर का बीस्ट, बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर आपकी तरफ एडवांस करे यानी आपकी तरफ आगे बढ़े, एंड इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वो आपको देखकर ऐसे दहाड़े और आपको उसकी दहाड़ सुनकर ऐसा लगे कि आप मरने वाले हैं, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो आप जान जाएंगे कि ये एशियन लायन है, ये एशियाई शेर है। तो ये एशियन लायन की पहचान है कि एशियन लायन बहुत ही बड़ा होता है, टॉनी कलर का होता है और बहुत तेज दहाड़ता है। अब इस स्टैंजा पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फीचर्स ऑफ एन एशियन लायन। एशियन लायन के फीचर्स को, उसकी विशेषताओं को बताइए। तो इसका आंसर होगा, एन एशियन लायन इज लार्ज एंड ब्राउनिश येलो इन कलर। एशियन लायन बहुत बड़ा होता है और ब्राउनिश येलो कलर का यानी टॉनी कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वन कैन फाइंड दिस बीस्ट। इस जानवर को कोई भी व्यक्ति कहाँ पर पा सकता है। तो इसका आंसर आप पढ़ चुके हैं। इसका आंसर होगा, वन कैन फाइंड दिस बीस्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट। कोई भी व्यक्ति इस जानवर को पूर्व के जंगलों में, ईस्ट में जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, उनमें पा सकता है। एशियाई लायन ईस्ट के जंगलों में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टॉनी। टॉनी से आपका क्या मतलब है, टॉनी की क्या मीनिंग है। और इसका आंसर आपको बता चुकी हूँ। टॉनी मीन्स ब्राउनिश येलो इन कलर। टॉनी एक कलर है जिसका मतलब है ब्राउनिश येलो। अब यहाँ पर हम इस स्टैंजा की राइम स्कीम भी देख लेते हैं। इस स्टैंजा में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है चांस, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए। चांस जो है वो एडवांस से राइम कर रहा है, तो ये भी ए हो जाएगा। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है ईस्ट, जो कि ऊपर से राइम नहीं कर रहा है, तो इसको हम नया नाम देंगे बी। ईस्ट और बीस्ट राइम कर रहे हैं, तो ये भी बी हो जाएगा। और इस लाइन में डाइन जो है ये ऊपर किसी से राइम नहीं कर रहा है, तो इसको हम नया नाम देंगे सी। और डाइन से लाइन राइम कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा सी। तो इस तरह से इस स्टैंजा की राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी सी। और यही राइम स्कीम पूरी पोएम में हर स्टैंजा में आपको मिलेगी। पर यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो वर्ड है डाइन, इस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है DYING, डाइंग। लेकिन पोएट ने ये स्पेलिंग यूज़ ना करते हुए इस स्पेलिंग को यूज़ किया है जिससे कि वो लायन से राइम कर सके। अगर वो इसकी करेक्ट स्पेलिंग को यूज़ करते तो वो लायन से राइम नहीं करती। तो इसलिए उन्होंने ये अपने पोएटिक लाइसेंस को यूज़ करते हुए डाइंग वर्ड की स्पेलिंग चेंज करते हुए डाइन कर दी है, जिससे कि उनकी राइम स्कीम कंप्लीट हो सके। चलिए अब सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। सेकेंड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं, or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you,
with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Here, Carolyn describes some unique features of the Bengal tiger. बंगाल टाइगर की यूनिक फीचर्स इस स्टैंजा में पोएट ने बताए हैं और उसमें वो कह रही हैं कि और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, रोमिंग मीन्स घूमते हुए, वॉन्डरिंग, अगर वहाँ पर घूमते हुए कभी अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, कोई नोबल का मतलब यहाँ पर है वेरी बिग इन साइज, कोई बड़ा सा जंगली जानवर, वाइल्ड बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल, आपका स्वागत करता है, जिसके स्किन का कलर ग्राउंड की का मीन्स यहाँ पर स्किन कलर से है, जिसके स्किन का कलर येलो हो और उस येलो बैकग्राउंड के पर ब्लैक स्ट्राइप्स हों, काले रंग की धारियाँ बनी हुई हों. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आपको ये लगे कि वो आपको खा जाएगा. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न. तो ये साधारण सा एक रूल है जो आपकी मदद करेगा ये जानने में कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न मीन्स आइडेंटिफाई, बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने में ये साधारण सा रूल आपकी मदद करेगा. यानी बंगाल टाइगर के क्या फीचर्स बताए गए हैं कि वो एक नोबल वाइल्ड बीस्ट है, बिग साइज का जंगली जानवर है, उसके स्किन का कलर येलो होता है जिस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, और इसको देख करके और वो जब आपकी तरफ बढ़ेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको खा जाएगा. तो ये देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये जो वाइल्ड बीस्ट है, ये जो वाइल्ड एनिमल है, ये है बंगाल टाइगर. अब इस स्टैंजा पर बेस्ड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ कैन यू रिकग्नाइज अ टाइगर, आप एक टाइगर को कैसे पहचान सकते हैं. तो आप बंगाल टाइगर को कैसे पहचान सकते हैं, इसका आंसर होगा अ टाइगर कैन बी रिकग्नाइज्ड विद द ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो हाइड. टाइगर अपने येलो कलर की हाइड यानी येलो खाल पर ब्लैक स्ट्राइप से, काली धारियों से पहचाना जा सकता है. हाइड मीन्स स्किन या खाल. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट कॉल हिम अ नोबल एनिमल. पोएट उसको एक नोबल एनिमल क्यों कह रहे हैं, और इसका आंसर होगा द पोएट कॉल्स हिम अ नोबल एनिमल बिकॉज ही इज़ वेरी इम्प्रेसिव, वेरी बिग इन साइज. पोएट उसको नोबल एनिमल कह रहे हैं क्योंकि वो साइज में बहुत बड़ा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइम स्कीम इन द स्टैंजा. और अभी मैंने फर्स्ट स्टैंजा में आपको बताया था कि जो राइम स्कीम फर्स्ट स्टैंजा में आपको बताई गई है वही राइम स्कीम आपको हर स्टैंजा में मिलेगी. तो इसकी राइम स्कीम एक बार फिर देख लेते हैं हम. इस स्टैंजा में राउंड वर्ड जो है वो ग्राउंड से राइम कर रहा है, तो इसको हम नाम देंगे ए. यू और यू राइम कर रहे हैं, यू ऊपर से राइम नहीं कर रहा है, इसको हम नया नाम देंगे बी. और ये इससे राइम कर रहा है तो ये भी हो जाएगा बी. लर्न और डिसर्न राइम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सी. तो इस तरह इस स्टैंजा की भी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी सी. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर होगा द राइम स्कीम इन द स्टैंजा इज ए बी सी सी. और थर्ड स्टैंजा में पोएट कह रही हैं इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड एज सून एज ही हैज लेप्ट ऑन यू you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. तो इस स्टैंजा में पोएट एक लेपर्ड, एक तेंदुए के फीचर्स बता रही हैं और वो कह रही हैं इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, स्ट्रॉलिंग मीन्स वॉकिंग, फोर्थ मीन्स फॉरवर्ड, अगर आगे बढ़ते हुए अ बीस्ट यू व्यू, अगर आप आगे बढ़ते हुए किसी एक ऐसे बीस्ट को, किसी एक ऐसे एनिमल को देखें whose hide is spots with peppered, hide means skin, whose hide is peppered means is covered with spots, जिसकी खाल स्पॉट्स यानी धब्बों से ढकी हुई हो. as soon as he has leapt on you, यहाँ पर लेफ्ट की स्पेलिंग भी पोएट ने चेंज करके यूज़ की है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है लेफ्ट, LEAPT. लीप का मतलब होता है जंप करना, कूदना, और लीप की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट. और वो कह रही हैं एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यूर, जैसे ही वो आप पर छलांग लगाए, जैसे ही वो आप पर कूदे, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप जान जाएंगे कि ये कौन है, ये जानवर जो है वो है लेपर्ड यानी तेंदुआ. इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन. अब पोएट कह रही हैं कि पेन से, दर्द से
चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। लैप की स्पेलिंग यहाँ पर होगी LEAP, लीप, यानी जंप एंड जंप अगेन। वो जितना आप दर्द से चिल्लाएंगे उतना ही वो बार बार आपके ऊपर जंप करेगा यानी कूदेगा। तो ये फीचर्स उन्होंने बताए हैं एक लेपर्ड के। अब इस पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल वॉकिंग हाउ डज अ लेपर्ड्स हाइड अपीयर टू बी। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वॉक करते हुए अगर आप किसी लेपर्ड को देखें तो उसकी हाइड यानी उसकी स्किन आपको कैसी दिखाई पड़ेगी। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको सेकेंड लाइन में मिलेगा, जिसमें आंसर होगा व्हाइल वॉकिंग लेपर्ड्स हाइड अपीयर्स टू बी पेपर्ड विथ स्पॉट्स। वॉक करते समय अगर आप किसी लेपर्ड को देखते हैं तो इट्स हाइड यानी इट्स स्किन अपीयर्स टू बी पेपर्ड और कवर्ड विद स्पॉट्स, उसकी स्किन धब्बों से ढकी हुई दिखाई पड़ती है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन डज वन कम टू नो दैट इट इज़ अ लेपर्ड। किसी भी व्यक्ति को कब ये पता चलता है कि ये जानवर एक लेपर्ड यानी तेंदुआ है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड लाइन में और फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है, एज सुन एज ही हैज लेप्ट ऑन यू यू विल नो इट इज द लेपर्ड। तो इसका आंसर हम किस तरह देंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट वन कम्स टू नो दैट इट इज अ लेपर्ड व्हेन इट लीव्स और जम्प्स ऑन हिम। पोएट के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को तब पता चलता है कि ये एक लेपर्ड है जब वो उसके ऊपर जंप कर देता है। थर्ड क्वेश्चन है, गिव अ सिनोनिम ऑफ स्ट्रॉलिंग। स्ट्रॉलिंग वर्ड का एक पर्यायवाची शब्द दीजिए। और स्ट्रॉलिंग का पर्यायवाची आपको मैं बता चुकी हूँ, इसका आंसर होगा वॉकिंग। द वर्ड वॉकिंग इज द सिनोनिम ऑफ स्ट्रॉलिंग। नाउ इन द फोर्थ स्टैंजा द पोएट इज सेइंग, if when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. यहाँ पर caress वर्ड का मीनिंग है a gentle and loving touch, जिसे हम हिंदी में दुलार भी बोलते हैं। hugs की मीनिंग होती है गले लगाना। और यार्ड क्या होता है, यार्ड इज़ अ पीस ऑफ लैंड अराउंड योर हाउस। आपके घर के बाहर आसपास का जो हिस्सा होता है, जिसे हम हिंदी में अहाता भी बोलते हैं, वो होता है यार्ड। तो इन लाइंस में पोएट कह रही हैं, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर कभी आप बाहर अपने अहाते में घूम रहे हैं, एंड यू मीट अ क्रीचर देयर, और वहाँ पर आप किसी ऐसे प्राणी से, किसी ऐसे जानवर से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको कस के गले लगा लेता है, बी श्योर इट इज़ अ बेयर, तो आप निश्चित रूप से ये मान सकते हैं कि ये कौन है, इट इज़ अ बेयर। बेयर मीन्स भालू, ये एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी शक है, तो आई गेस, मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेज, कि वो आपको एक बार फिर से टच करेगा, एक बार फिर से आपका दुलार करेगा। तो इन लाइंस में पोएट ने ह्यूमर को यूज़ किया है। बेयर हक का मतलब होता है भालू अपने शिकार को कब हक करता है, कब गले लगाता है, दोनों हाथों से कब पकड़ता है, जब उसको अपने शिकार को मारना होता है। उसका दम घोट करके इतनी कस के वो हक करता है कि उसके शिकार का दम घुट जाता है और वो मर जाता है। लेकिन यहाँ पर पोएट ने कहा है कि वो आपको एक बार फिर से दुलार करेगा। तो इस लाइन को पढ़कर आपको हंसी आ सकती है, तो इसमें उन्होंने ह्यूमरस लैंग्वेज को यूज़ किया है, ह्यूमर का यूज़ किया है। और अब देख लेते हैं इस स्टैंजा पर बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ गोइंग टू हग एंड वाई। कौन गले लगाने जा रहा है और क्यों। और इसका आंसर होगा, द बेयर इज़ गोइंग टू हग यू हार्ड टू एम्ब्रेस यू एंड किल यू। बेयर आपको कस के गले लगाने जा रहा है, जिससे वो आपको गले लगाकर मार सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन अ बेयर बी फाउंड। भालू को कहाँ पाया जा सकता है। और इसका आंसर है, बेयर कैन बी फाउंड इन द यार्ड। भालू को किसी भी अहाते में पाया जा सकता है। और इस स्टैंजा पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ करेस। करेस वर्ड का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। और करेस का पर्यायवाची यानी सिनोनिम होगा टच। द सिनोनिम ऑफ करेस इज टच। और नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कह रही हैं, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे। टू डिस्टिंग्विश मतलब टू डिफ्रेंशिएट, अंतर करना, पहचानना। बीस्ट ऑफ प्रे मतलब शिकार करने वाले जंगली जानवर। जो शिकार करने वाले जंगली जानवर हैं, हालांकि उनको डिस्टिंग्विश करना, उनमें डिफ्रेंशिएट करना, उनमें भेद करना एक नोविस के लिए, नोविस मीन्स समवन न्यू टू अ जॉब, एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक अनुभवहीन व्यक्ति के लिए
बहुत मुश्किल हो सकता है। ही माइट नॉन प्लस मीन्स कन्फ्यूज्ड, अ नोविस माइट नॉन प्लस मतलब एक अनुभवहीन व्यक्ति उनको पहचानने में कन्फ्यूज्ड हो सकता है। तो वो बता रही है द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। अगर आपको एक क्रोकोडाइल और एक हाइना में डिफ्रेंशिएट करना है, उनमें अंतर करके उनको पहचानना है, तो क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ और हाइना मीन्स लकड़बग्घा। तो आप उनको दस मीन्स इस तरह से पहचान कर बता सकते हैं कि हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स। जो हाइनास होते हैं, जो लकड़बग्घे होते हैं, वो हमेशा मेरी स्माइल्स मतलब मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। उनका फेस जो होता है वो इस तरह का बना होता है कि उनको आप जब भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा दे आर स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहे हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। लेकिन अगर कोई ऐसा जानवर आपको दिखाई दे जो हमेशा रोता हुआ दिखाई दे, देन दे आर क्रोकोडाइल्स। तो वो जानवर कौन से होंगे? दे आर क्रोकोडाइल्स, वो मगरमच्छ होंगे। मगरमच्छ जब भी कभी अपना शिकार करता है तो उसकी आंखों से कोई लिक्विड निकलता रहता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो हमेशा रोता रहता है। तो ये जो अंतर है, ये जो फीचर्स हैं, इसको देख करके आप पहचान सकते हैं कि कौन सा जानवर हाइना है और कौन सा क्रोकोडाइल। अब इस स्टेंजा पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिटवीन विच एनिमल्स वुड इट बी डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट। किन एनिमल्स के बीच में अंतर करना मुश्किल होगा। और इस स्टेंजा में किन दो एनिमल्स की बात की जा रही है? हाइना और क्रोकोडाइल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इट वुड बी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्रोकोडाइल एंड अ हाइना। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज अ हाइना डिफर फ्रॉम अ क्रोकोडाइल। एक हाइना यानी एक लकड़बग्घा क्रोकोडाइल से कैसे अलग होता है। और इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। अ हाइना लाव्स एज इट स्वेलोज इट्स विक्टिम। जब एक लकड़बग्घा अपने शिकार को खा रहा होता है तो वो हंसता रहता है। वाइल अ क्रोकोडाइल वीप्स एज इट स्वेलोज इट्स प्रे। जबकि एक क्रोकोडाइल हमेशा रोता रहता है जब वो अपना शिकार कर रहा होता है। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डज अ नोविस मे गेट कन्फ्यूज्ड। एक नोविस यानी एक अनुभवहीन व्यक्ति कहाँ पर कन्फ्यूज हो सकता है। और इसका आंसर होगा, अ नोविस मे गेट कन्फ्यूज्ड इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन अ हाइना एंड अ क्रोकोडाइल। एक हाइना और एक क्रोकोडाइल के बीच में अंतर करके उसे पहचानने में एक अनुभवहीन व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। और यहाँ इस लास्ट स्टेंजा में पोएट कह रही हैं, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमेलियन यू सी। तो इस स्टेंजा में पोएट एक कैमेलियन, एक गिरगिट के फीचर्स बता रही हैं। और वो बता रही हैं कि एक कैमेलियन जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब एक छिपकली की तरह का प्राणी होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसका कोई कान नहीं होता। एंड नॉट अ सिंगल विंग, कोई पंख भी नहीं होता। एंड इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आप पेड़ पर कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, इट इज़ द कैमेलियन यू सी। तो आप एक कैमेलियन को, आप एक गिरगिट को देख रहे हैं। तो यहाँ ये दो लाइनें बहुत अजीब सी लग रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसी बातें लिखी गई हैं जो एक दूसरे की विरोधी हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। अगर आप पेड़ पर कुछ भी नहीं देख रहे हैं तो आप एक कैमेलियन को देख रहे हैं। इन दो लाइंस में पोएट ने एक पोएटिक डिवाइस यूज़ की है जो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो ऐसी बातें कही जाती हैं जो एक दूसरे की ऑपोजिट होती हैं, एक दूसरे की विरोधाभासी होती हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी होती हैं, जो एक साथ दोनों सच नहीं हो सकती। तो यहाँ पर उन्होंने जब ये बोला कि इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर अगर आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं तो आप एक कैमेलियन को देख रहे हैं, ये दोनों ही बातें एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। लेकिन पैराडॉक्स नाम की पोएटिक डिवाइस यूज़ करते हुए पोएट ने बहुत ही खूबसूरती से हमको यहाँ एक कैमेलियन, एक गिरगिट के एक स्पेशल फीचर को, एक स्पेशल क्वालिटी को बताने की कोशिश की है। उसके पास, एक कैमेलियन के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो जिस सरफेस पर बैठता है उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर सकता है, और जिससे कि वो दिखाई ना पड़े। तो यहाँ पर कैमेलियन को पोएट ने एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाया है। तो अगर वो एक पेड़ पर बैठा होगा, अगर वो पत्तियों के बीच में होगा तो वो अपना कलर चेंज करके ग्रीन कर लेगा, जिससे कि वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इन दो लाइंस के थ्रू पोएट ने हमें कैमेलियन की स्पेशल क्वालिटी को बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर इस स्टैंजा पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि है, व्हाट डज अ कैमेलियन लुक लाइक। एक कैमेलियन, एक गिरगिट कैसा दिखाई देता है, किसकी तरह दिखाई देता है।
और इसका आंसर यहाँ पर आपको सेकेंड लाइन में समझ में आ रहा होगा, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? अ कैमेलियन लुक्स लाइक अ लिजर्ड। एक गिरगिट एक छिपकली की तरह दिखाई देता है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैमेलियन। एक कैमेलियन की कोई भी 2 खासियत, कोई भी 2 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ आप थर्ड और फोर्थ लाइन में देख सकते हैं, लिखा हुआ है ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। एक कैमेलियन के कोई कान नहीं होता और ना ही कोई पंख होता है। तो इन 2 विशेषताओं को आप बता सकते हैं और इस तरह आंसर दे सकते हैं, कैमेलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन अ कैमेलियन बी फाउंड। एक कैमेलियन को, एक गिरगिट को कहाँ पाया जा सकता है? और जैसा कि इस एक्सट्रैक्ट में बताया गया है, अ कैमेलियन कैन बी फाउंड ऑन अ ट्री। एक गिरगिट को किसी भी पेड़ पर पाया जा सकता है। Okay, so today we have discussed the poem How to Tell Wild Animals and its extract based questions. I hope you have enjoyed the poem and understood the questions based on it. We'll discuss the next poem in our next video session. You can subscribe and hit the notification bell to stay updated with our new video lessons. See you next time.